नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल फिलहाल में जो है बहुत बड़ी अपडेट आई है शिक्षक जगत को लेके और शिक्षक भर्ती को लेके कि आने वाले 2025 में केंद्रीय विद्यालय संगठन जो कि प्रतिष्ठित संस्थानों में आता है वो अपनी बम्पर भर्ती निकालेगा प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को लेके। तो इन्हीं को लेके बच्चों के लगातार प्रश्न मेरे चैनल पर बने हुए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आते हैं। जैसा कि बच्चों का जो सबसे ज़्यादा डाउट है प्राइमरी टीचर के लिए कि क्या NIOS DLED वाले बच्चे इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों का जो कि TGT टीचर के लिए अप्लाई करने वाले कि मैम हम हिंदी के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन हमने ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं पढ़ा है। इसी के साथ साथ सोशल साइंस की टीचर के बनने के लिए भी बच्चों का किसी प्रकार का डाउट है कि मैम हमारा ग्रेजुएशन में जो है हमारा साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो क्या हम किस प्रकार के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है इस आने वाली 2025 की केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती में लिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार के डाउट और आप भी जिस भी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे PGT, चाहे TGT या PRT, सभी के डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे और ये जो PDF होगा हम केंद्रीय विद्यालय संगठन से ही लेंगे और ये उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जान लेते हैं 2025 में आने वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया KVS संगठन के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये है वो डिटेल PDF जिसके माध्यम से आप लोगों को 2025 में आने वाली केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो भर्ती होगी उसकी जानकारी मिलेगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होगा। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और आप चाहे तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं वेबसाइट मैंने विजिट की है और वहीं से ये डाउनलोड किया है। रिक्रूटमेंट रूल के नाम से जो है ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे होता है और वहाँ पे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का जो ये PDF है जो आपके सामने आपको दिखाएगा। तो चाहे आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी का जो रूल्स है वो इसी डॉक्यूमेंट में आप लोगों को दिखाया गया है, बताया गया है और 2025 में भी है जो है वो यही रूल एप्लीकेबल होगा। सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो NIOS DLED के बच्चों का है तो वो मैं आगे वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगी। हालांकि डॉक्यूमेंट पुराना है लेकिन जो रिक्रूटमेंट रूल है वो यही है सभी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल में 1 बाय 1 कि आपने प्राइमरी टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए और PGT टीचर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर के लिए क्या इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका होगा। तो देखिए, प्राइमरी टीचर के सबसे ज़्यादा जो डाउट पूछा जा रहा है वो है NIOS DLED के बच्चे की मैम हाल फिलहाल में हमारी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि 18 माह का जो DLED होगा वो बिल्कुल समान होगा, इक्विवेलेंट होगा, जो कि हमारा 24 माह का DLED हो जो सामान्य DLED होता है रेगुलर बेसिस पे, उसी के समान ये माना जाएगा। और आने वाली जितनी भी शिक्षक भर्ती होंगी उसमें जो है NIOS DLED के बच्चों को भी मौका मिलेगा। तो क्या हमें इस भर्ती में मौका मिलेगा? देखिए, भर्ती में मौका मिलना ना मिलना तो इसमें कोई दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। आपको मौका मिलना ही मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि जो निर्णय है ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से बाहर नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो KVS का जो नोटिफिकेशन है उसका वेट करेंगे जैसा ही आएगा। और जो अगर पिछली भर्तियों की बात करें तो उनमें कहीं पे भी NIOS DLED के बच्चों को मौका नहीं मिला। लेकिन अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी गई है 18 माह के DLED के ऊपर, तो KVS भी जो है अपनी आने वाली सभी वैकेंसीज में जो है NIOS DLED के बच्चों को मौका देगा। तो ये हम मान के चलते हैं। बाकी जो भी होगा नोटिफिकेशन में वो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि और आपकी क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये केंद्रीय विद्यालय की जो जॉब होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और इसमें जो है आपका जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको पता है कि ये स्टेट लेवल पर भी होता है, सेंट्रल लेवल पर। तो स्टेट वाला इसमें मान्य नहीं माना जाएगा। केवल जो अगर आपने CTET पास किया होगा पेपर 1, ठीक है, CTET पेपर 1 अगर आपने पास किया है तो आप इस वैकेंसीज में जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि इसमें लिखा है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द CBSE, ठीक है, तो वही इसमें मान्य माना जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको पता ही है कि भाई टीचर बनना है तो आपके पास कोई ना कोई जो आपका डिप्लोमा, चाहे आपका DLED है या 18 माह का DLED है या जिनका बच्चों का BLED भी होता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो सभी इस वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएंगे। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके 50% अंक या इंटरमीडिएट में आपके 50% मार्क्स जो है इसमें मांगे जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका कॉम्पिटेंसी थ्रू इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है आपको प्राइमरी टीचर जो भी अप्लाई कर रहे हैं इसमें होना ही होना चाहिए। बाकी एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 30 ईयर्स जो होती है वो PRT टीचर के लिए होती है, TGT टीचर के लिए ये 35 होती है और
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11वीं 12वीं के लिए इनकी आपकी होती है 40 ईयर्स। लेकिन सबसे अच्छी बात केंद्रीय विद्यालय संगठन की होती है कि महिलाओं के लिए केस में 10 साल का हमेशा हर जगह जो है आपका रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है कि मान लीजिए कि ऑलरेडी आप 30 ईयर्स की हैं और महिला है तो आप इसमें 10 ईयर्स और जोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो अगर आप 30 अगर आपने क्रॉस कर दिया 31 के भी हो गए तो आप इस वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये हर उसमें है, प्राइमरी टीचर हो चाहे टीजीटी टीचर हो चाहे टीजीटी, सब जगह आपको 10 साल का जो है महिलाओं को रिलैक्सेशन दिया गया। अब बात करते हैं ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट जो है वो उसी में आता है। जैसे हिंदी वाले बच्चे पूछते हैं कि मैम ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं पढ़ी है, जैसे पूछते हैं मैम इंग्लिश जो ये हमारा ऑनर्स है, हमारा ऑनर्स से है सब्जेक्ट, तो क्या हम सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, साइकोलॉजी पढ़ी है, सोशियोलॉजी। तो ये है हमारा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का सेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बताया 35 ईयर्स है, बाकी +10 जोड़ दीजिए आप, महिलाओं के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तो देखिए इसमें 50% मार्क्स जो है आपका इसमें बोला गया है। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आपने कुछ भी किया है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यानी कि जैसे कि BA + B.Ed अगर आपका है, BSc + B.Ed है और BCom + B.Ed है, तो वो सारी अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने बैचलर डिग्री जो है वो बैचलर डिग्री में आपका 50% मार्क्स होना ही होना चाहिए, प्लस आपका B.Ed अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि अगर आप संस्कृत के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन है ना वो संस्कृत जो 3 साल आपका पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज आती है उसमें वो बोलते हैं कि आपका हिंदी भी पढ़ा होना चाहिए, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में ऐसा नहीं है, आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने संस्कृत के टीचर के लिए अप्लाई किया तो आपका 3 ईयर जो है आपका संस्कृत पढ़ा होना चाहिए। उसी प्रकार से हिंदी है, हिंदी भी आपने क्या बोला है, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़े होने चाहिए। इंग्लिश भी आपने 3 साल पढ़े होने चाहिए। अब बात आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सोशल स्टडी और आपका मैथ्स वगैरह के लिए और साइंस का डाउट। तो देखो सोशल साइंस के लिए उन्होंने बोला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है आपके ग्रेजुएशन में जो है वो बेस सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि इन दोनों में ग्रेजुएशन में आपने कम से कम एक सब्जेक्ट तो जो है आपने पढ़ा होना चाहिए। इज मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। उसके अलावा अगर आप हिस्ट्री के साथ आप कुछ भी और कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना तो चल जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई ना कोई आपका एक सब्जेक्ट अगर आप सोशल साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका पढ़ा होना चाहिए। मान लो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है और सोशियोलॉजी पढ़ा है, तो क्या आप अप्लाई कर पाओगे? तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब इन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को यहाँ पे बोला है कि ये पढ़ाई होना चाहिए। इसके अलावा आप बाकी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो बेकार हो गया SST टीचर बनने के लिए। दूसरा आता है मैथ्स। मैथ्स के लिए भी उन्होंने बोला है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे बैचलर डिग्री जो बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा BTech है, तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, विद एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। तो यानी कि आपका अगर आपने मैथ्स के टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपके ये सब्जेक्ट जो है आपका इन ऑफ द 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनके साथ जो है आपके 2 जो है एज ए कॉम्बिनेटेड सब्जेक्ट में पढ़े होने चाहिए। जैसे बच्चे मैथ्स के साथ फिजिक्स पढ़ते और साथ में स्टैटिक्स ले लेते हैं, तो ये आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमने BA + मैथ्स ली हुई है, तो वो मैथ्स के टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैथ्स के टीचर का मतलब आपका बैचलर मैथ्स होना चाहिए प्लस आपका ये आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। साइंस के टीचर की अगर मैं बात करूँ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए, तो आपको पता ही है कि इसमें आपने 3 जो है आपने सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, जिसे कि हम ZBC कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी पेपर 2 जो है, पेपर 2 आपका जो है CTET आपका पास होना चाहिए। स्टेट वाला जो होता है वो इसमें वैलिड नहीं होगा,
ठीक है, स्टेट का भी होता है ना अपना टीटी। बाकी आपकी हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया 40 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 10 ईयर्स का जो है आप अपना रिलैक्सेशन ऐड कर दीजिए। बाकी इसमें अगर जैसे जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि इसमें जो बीएड है वो नहीं मांगा जाता है, लेकिन ये बोला जाता है कि सिलेक्शन के टाइम उसके बाद जो है आपको विद इन 2 ईयर्स के अंदर जो है आपको बीएड कंप्लीट करना होता है। तो चाहे आपने बीई किया है, बीटेक किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, बीएससी किया है या पीजी डिप्लोमा किया है आपने कंप्यूटर में, या बी लेवल का या डोएक वगैरह कुछ भी है ना, वो भी आप जो है कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स या पीजीटी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी के बच्चों का डाउट होता है कि मैम हमारा माइक्रोबायोलॉजी से है या बायोटेक्नोलॉजी से, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए उसके लिए इन्होंने साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स अगर आपने किया है या मास्टर डिग्री अगर आपने की है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपका 50% मार्क्स भाई देखो ज़रूर होना चाहिए पीजी में, ये उन्होंने साफ साफ बोला है। 49 पॉइंट कुछ भी होगा तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इंग्लिश के टीचर के लिए आपका पीजी इंग्लिश में होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एज ग्रेजुएट लेवल। देखिए अगर आप हिंदी के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पीजी आपका हिंदी में होना चाहिए, लेकिन आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी जो है अपना सब्जेक्ट जो है आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आप मैथमेटिक्स अगर आपने किया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है अगर आपने किया तो आप मैथ्स के टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स के लिए अगर आपने फिजिक्स में एमएससी किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या अप्लाइड फिजिक्स में किया है या न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए वही केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए देखो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट देव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। वो ये कह रहे हैं कि आप पीजीटी चाहे आपने किसी में भी किया हो माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन आपने जो ग्रेजुएशन लेवल है ना उसमें अपना बॉटनी और जूलॉजी जरूर पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री का तो कोई नहीं है प्रॉब्लम, पीजी हिस्ट्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी और कॉमर्स के लिए उन्होंने बोला है कि मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो भाई एमकॉम आपका होना चाहिए, लेकिन अगर आपने अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है ना तो आप पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी कि पीजी अगर आपने अकाउंट्स में किया है ना, फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, तब आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और इकोनॉमिक्स के लिए भी यही उन्होंने बोला है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स में किया है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको पता है बीएड वगैरह चाहिए, सीटेट वगैरह, और 50% मार्क्स जो है आपके पीजी में होने ही होने चाहिए। तो ये है बच्चों आपका, चाहे टीजीटी है, पीजीटी है या पीआरटी टीचर, मैंने सबका आप लोगों को क्लियर कर दिया। बाकी अगले वीडियो में आपका हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली 399 रुपीज़ पे करके भी हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और 9906161501 जो है हमारा ऑफिशियल नंबर है। दोबारा बोल रही हूँ, ये जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके आपको ले सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आप सभी बच्चों के डाउट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके आपके जुड़े हुए जो भी सवाल थे उसको मैंने इसमें क्लियर कर दिया है, और सेकेंड पार्ट भी वीडियो का आएगा जिसमें कि हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के भी बच्चों का काफ़ी डाउट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।